जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। मित्रों, कल मैंने जाते जाते आपको संदर्भ दिया था राघोबा दादा के इंदौर हमले की योजना का, बस उल्लेख किया था, आगे बढ़ गया था। आप देखो मित्रों, हम जो भी कुछ हम जब करते हैं तो अक्सर उसका भविष्य में जो हमने कर्म किए हैं ना, उनका भविष्य में फल तो आना ही आना है, लेकिन उसके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। यही गलती दादा ने भी की थी। कहानी शुरू होती है इंदौर हमले की योजना की गोहद के अपयश से। गोहद का मैंने आपको पूरा बताया था। आपको मालूम ही होगा कि गोहद में जाटों के साथ दादा ने पंगा लिया। जाटों के साथ तब जवाहर मल भी आ चुके थे, वो भी मराठों के विरुद्ध थे। अब यहाँ इस अभियान में दादा को पूरा कर्जे में डुबो दिया। मराठा के दो सबसे सधन सरदार थे, सभी को मालूम है, गत 50 साल से थे, शिंदे और होळकर। खैर, शिंदे हम सबको मालूम ही है, उस वक्त शिंदे पूरा का पूरी रियासत जेब से खाली थी। शिंदे के पास कोई पैसे नहीं थे। बचे मल्हारबा ने जाते वक्त अपना सारा कारोबार जो था वो अपने स्नुषा के नाम कर दिया था। 26 जुलाई को अहिल्या देवी के पुत्र मालराव को पेशवा ने वस्त्र प्रदान किए। मालराव तब 21 साल का नौजवान था, लेकिन ये 21 साल का मालराव पूरा हमारे राघोबा दादा के नक्शे कदम पर ही चलता रहा। उच्छृंखल हुआ, मनमौज हुआ, बदतमीज भी था। 1767 के गोहद कांड से जब दादा लौटे तो दादा विदिशा आए, यानी भेलशा आए। तब का भेलशा बाद में विदिशा बना। विदिशा से फिर महाकाल नगरी उज्जैनी दादा आए। अब यहाँ इंदौर में 27 मार्च को मालराव का निधन होता है। यहाँ होळकरों पे हाथ डालने का एक बहुत सुंदर मौका राघोबा दादा को दिखा। भले अनीति थी, लेकिन राघोबा दादा ने वो मौका देखा। इंदौर का वकील था गंगाधर पंत चंद्रचूड़, आपको पता होगा। वो अभी भी इंदौर का ही वकील था, और वो सौभाग्य से दुर्भाग्य से जो भी कहो, उज्जैनी में दादा के साथ ही था। अहिल्या देवी इंदौर थी। तुकोजी कोटा के पास एक अभियान में व्यस्त थे। पैसे की उगाही के लिए दादा ने इस हमारे गंगोबा तात्या चंद्रचूड़ को इंदौर भेजा। दादा को लगा अब इंदौर में कौन बचा है, सिर्फ महिला बची है, महिला असहाय होगी, तुरंत थोड़ा सा पैसे तो मुझे तुरंत देगी। गंगोबा भी बड़े चालाक, उन्होंने दादा का साथ दिया और दादा को फौज के साथ इंदौर आने का संदेशा भेजा, गुप्त संदेशा भेजा। अब यही दोनों ने कच्चा खा लिया। गड़बड़ यहां हो गई कि भाई एक महिला को उन्होंने असहाय सोचा कि भाई महिला असहाय है, ऐसी सोचा। अहिल्या देवी को इस कारस्थान का तुरंत पता चला। उस समय इंदौर में मित्रों अहिल्या देवी के पास 4-5 स्वामिनिष्ठ कारकुन थे। मल्हार राव की एक रखेल थी हरकूबाई, वो भी उसके साथ थी। कन्या मल्हार राव की कन्या थी उदाबाई वाघमारे, वो भी इंदौर में थी। इन सब ने मिलके, और एक मल्हारबा का एक निष्ठ कारकुन भी था, गोपाल रघुनाथ गानू। अब इस गोपाल रघुनाथ गानू और ये बाकी के जो परिवार वाले हैं, इन्होंने अहिल्या बाई को दादा से सीधा 2 हाथ करने का सुझाव दे दिया। गोपाल राव गानू ने तो सीधा कहा कि भाई पराभव होने में कोई वैगुण्य तो है नहीं,
हाँ, नैतिक सामर्थ्य निश्चित हमारा सिद्ध हो सकता है। अब ये सुझाव अहिल्या देवी को दिया। तुरंत अहिल्या देवी ने भी नागपुरकर भोसले, वडोदरा के हमारे गायकवाड़, उनको तुरंत पत्र भेजे। सारे होळकर घराने में मित्रों तब यही वो राजमाता थी जो सबका स्नेह पाती थी और सबका आदर भी उसे मिला हुआ था। अहिल्या देवी ने तिकोजी को तुरंत फौज के साथ इंदौर में बुला लिया। यहाँ दादा ने क्या किया, जब दादा उज्जैनी थे, शेट्याजी आयतोड़ा और आनंदराव गोपाल, ये दो दादा के पास सरदार थे। इन सरदारों को इंदौर के जब्ती के लिए इंदौर भेज दिया। अब हेतु दुष्ट था और दुष्ट हेतु अक्सर कभी 100% साध्य हो ही नहीं सकते। यह हमने बार बार देखा है। राजमाता ने इन दोनों का प्रखर विरोध किया। दोनों, इंदौर की सेना और दादा की सेना, इन दोनों में झड़प हुई। उसमें हमारे ये शेट्याजी सरदार की जान गई। अहिल्या देवी ने दादा को कड़क संदेशा भेजा, 2 टूक संदेशा भेजा। 1 ग्राम भी, मुझे 1 विलेज भी मैं आपको नहीं दूंगी और मेरे पास आपके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये हमारे होळकरों का कमाई किया हुआ प्रदेश है, स्वामी कृपा से ये हमें मिला है। अब ये जो घटना मैंने बताई मित्रों, ये घटना 1.5 से 2 महीने चली। आप बस समय का ध्यान दो, कितना समय जाया किया इन लोगों ने, देखो। हाँ, चोट कहीं और हो रही थी और ये देखो यहाँ पे वो चोट को छोड़ के ये लोग क्या कर रहे हैं। दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में जो भी कुछ कांड हो रहे थे उनको अनदेखी करके ये आगे बढ़ते हैं। 1767 में, जैसे मैंने कहा, अप्रैल में दादा महाकाल नगरी ही थे, लेकिन राजमाता के सामने भी अब यहाँ दादा निष्प्रभ सिद्ध हुए थे। राजमाता ने मीनवाइल अपना एक अत्यंत विश्वासु वकील था इंदौर का, दादा वाघोलीकर। उस दादा वाघोलीकर को राजमाता ने पुणे भेज दिया। वकील ने माधवराव के सामने सारा सत्य बता दिया। माधवराव बड़ा क्रोधित हो गया, स्वाभाविक है। माधवराव ने राजमाता को तुरंत संदेशा भेजा, जिसने आपके रियासत पे दुष्ट नजर रखी हो उसका पारिपत्य करने का आपका अधिकार है। बेशक आप अधिकार का मुक्त हस्ते उपयोग कर सकते हो। आपके 2 विश्वस्त तुरंत पुणे भेजे। ये माधवराव का संदेशा था। राजमाता को समझ गया। राजमाता ने भी नारो गणेश और शिवाजी गोपाल को तुरंत पुणे भेज दिया। उनके पास माधवराव ने, इन दोनों विश्वस्तों के पास माधवराव ने तुकोजी के नाम की सरदार की वस्त्र सुपूर्द कर दी। चलो, तो माधवराव ने ऑफिशियल मालराव के बाद में तुकोजी होळकर को इंदौर का अधिकारी बना ही दिया। इस विषय में मित्रों गोविंद रघुनाथ गानू, वो जो मैंने बताया ना, राजमाता अहिल्या देवी होळकर का सबसे विश्वस्त कारकुन, उसके 8 से 10 पत्र है, वाचनीय है और होळकर की कैफियत में पूरी डिटेल दी हुई है। यहाँ दादा के साथी जो थे ना उज्जैनी नगरी में, सरदार जितने थे, उनमें बड़ी उलझन बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई। महादजी शिंदे को हमला करने के लिए दादा ने बुला दिया। महादजी शिंदे ने सीधे हाथ खड़े किए। महादजी शिंदे जी ने कहा, मैं हिंदवी स्वराज्य का नौकर हूं। बिना हिंदवी स्वराज्य के पेशवा के निर्देश के मैं इस विषय में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बस शिंदे हाथ ऊपर किया, निकल लिए। भोसले गायकवाड़ बचे थे, वो तो पहले दिन से अहिल्या देवी के समर्थन में खुल के सामने आ गए थे। बचा कौन था?
कोई नहीं बचा था। दादा सार्वजनिक विद्या इस बार भी दादा को लज्जित होना पड़ा। लेकिन हमने देखा है ना कि जिसका अधःपतन होता है उस आदमी को लज्जा शर्म ऐसी कुछ होती तो है नहीं। आज भी हम देखते हैं। अब ये जो नया नाटक है ये भी 1 महीने के से थोड़ा सा ज्यादा चला, 35-36 दिन चला। दादा ने राजमाता को फिर आखिर में एक पत्र भेजा। दादा ने कहा कि भाई मैं सांत्वन पर भेंट करना चाहता हूं, आपके सरदार की के आड़े ना आने का मैं वचन देता हूं। माता ने भी तुरंत एक बड़ा तीखा उत्तर भेजा, हाँ जरूर, व्यक्ति चाहा तो आप कभी भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ इस समय फौज को साथ लाने की आवश्यकता आपको नहीं है। दादा ने 7 लाख रुपए नगद और तोपों की मांग को लेकर उज्जैनी से इस गोविंदराव गानू को फिर इंदौर भेज दिया, क्योंकि वो राजमाता का उत्तर लेके उज्जैनी नगरी गया था। नई मांग दादा ने उसके सामने रखी। गानू इंदौर आया। उसके बाद स्वयं दादा भी गानू के पीछे 8-10 दिनों में इंदौर में हाजिर हुआ। 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा थी। उस शुभ दिन पर दादा के हाथों इंदौर में नए पोशाक भी सभी को भेंट दिए गए। बताओ अभी और अहिल्या देवी होलकर और क्या कर सकती थी? किया उसने। दादा को अहिल्या देवी ने 5 तोपे भी दी। मित्रों ये भी बहुत सामान्य घटना है। ये ना गूगल पे है ना कहीं लिखी हुई है। गूगल तो बताता है कि नहीं भाई राघव दादा ने इंदौर पे कभी हमला ही नहीं किया। चल वो छोड़ो। यहाँ मित्रों इस घटना से हमारे अहिल्याबाई होलकर का अत्यंत कठोर, आत्मसम्मानी और बड़ा करारा व्यक्तित्व सामने आता है। ये स्वयं मल्हारबा की स्नुषा थी। अब ऐसी एक वीरांगना को दूसरों के हाथ से पानी तो नहीं पिला सकते थे, अबला तो वो निश्चित नहीं थी और असहाय तो बिल्कुल भी नहीं थी। दादा और अहिल्या देवी में भेंट अत्यंत सम्मानित तरीके से हुई। दादा का सत्कार भी उसके अनुरूप ही इंदौर में किया गया। वहां महल में भोसले और गायकवाड़ भी थे, उनका भी उचित गौरव किया गया। लेकिन यहां देखो इस कुत्सित षड्यंत्री दादा ने अब गायकवाड़ के बड़ोदरा पर भी टेढ़ी नजर रखने की एक योजना बना दी थी। और उसने वो सखाराम को बाद में बताया है कि भाई गायकवाड़ के बड़ोदरा पर भी पैसी उगाई के लिए टेढ़ी नजर थी। हुआ तो कुछ नहीं। और ये भी है कि दुर्जन स्वार्थी जितने होते हैं उनको बस अपने अय्याशी के लिए चाहिए होता है पैसा, उनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए बस। और वो भी किसके लिए? अय्याशी के लिए। क्योंकि ये पैसे के बिना ये लोग पागल हो जाते हैं। भाई 2-4 घंटे इनके जेब अगर खाली हो ना तो आप देखो वही मनस्क हो जाते हैं ये लोग। आप देखो कभी ऐसे जो नशेड़ी होते हैं ना उनकी तरफ ध्यान से देखो, 2-3 घंटे हो गए अगर इनके पास जेब खाली है, पैसा नहीं है। आप देखो। लेकिन वहां वो योजना दादा के मन में ही रही, क्योंकि वडोदरा में गायकवाड़ों के सामने दाल तो गलने वाली थी नहीं। आखिर में हथियार डाल के अत्यंत हताश और निराश हुआ हमारा राघोबा दादा यथा तथा पुणे लौटा।
व्यक्तित्व मित्र समझने के लिए मुझे इस घटना को इतना विस्तार देना पड़ा। शायद किसी को बोर हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई गॉसिप नहीं है, मारधाड़ नहीं है, ग्लैमर नहीं है, कुछ नहीं है। बस मैं ये आपसे आगे कहना चाहता हूँ कि ये हमारे कटोरा शरीफ है ना, पड़ोसी पुरकी का कटोरा शरीफ को आप देख लो, आपको तुरंत राघोबा का व्यक्तित्व डिटेल समझ आएगा। होलकर कैफियत है, इतिहास आचार्य हमारे राजवाड़े गुरुजी हैं, खरे साहब हैं। 1907 में हमारे पारसनीस गुरुजी ने राजमाता अहिल्या देवी होलकर के व्यक्तित्व को एक दीपावली अंक में बड़े विस्तार से लिखा है। पूरी अहिल्या देवी होलकर का पूरा विश्लेषण भी उन्होंने वो किया है और ये मराठी में आज भी उपलब्ध है। जाते जाते भूल गया, आखिरी बात, मल्हार राव की प्रथम पत्नी गौतमाबाई, ये गौतमाबाई का निधन मित्रों हुआ था 29 सितंबर 1761 को। ये बात मैंने उस वक्त आपको बताई थी। गौतमाबाई मित्रों अत्यंत स्वाभिमानी, करारी और कर्तव्य दक्ष महिला थी। अब इस गौतमाबाई के साथ अहिल्या देवी ने 20 साल से ज्यादा एक महल में रहकर गुजारे। तो जाहिर है ये राजनीति, कूटनीति, इनकी जो शिक्षा है वो अहिल्या देवी ने गौतमाबाई से ही ली होगी, ये स्वाभाविक भी है। मेरे मन में मित्रों आखिर में मैं बताना चाहता हूँ, एक शल्य, कसक होती है ना, एक शल्य मेरे मन में जरूर है। ऐसे स्वाभिमानी, सनातनी, प्रखर राष्ट्राभिमानी, करारी वीरांगना को काशी में औरंगिया का वो घिनौना कारनामा क्यों दिखाई नहीं दिया? ये मेरा आज भी प्रश्न है, बार बार मैं पूछता हूँ। दुनिया भर के मंदिरों का जीर्णोद्धार हमारी राजमाता ने किया, काशी के घाट जो थे वो दुरुस्त किए, लेकिन ज्ञान व्यापी ढांचा राजमाता को दिखाई नहीं दिया। बताओ, पूरी 18वीं शताब्दी आप खंगाल लो, सिर्फ एक बार नाना पेशवे के पत्र में अयोध्या के राम मंदिर का उल्लेख है। ये गया, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये ऐसे बेवारस 17वीं 18वीं शताब्दी में क्यों छोड़े गए पता नहीं है। जाट, राजपूत, सिख मैं मान सकता हूं कि भाई वो अपने सीमा से आगे उन्होंने देखा ही नहीं, तो पूरे भारतवर्ष का विचार वो नहीं कर सकते थे, मैंने मान लिया और ये सत्य भी है, हमने देखा। लेकिन मराठी भी अजब है। वंदे मातरम।